कल हमने आपको बताया था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और आपने उस एटॉमिक मॉडल में देखा था रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और साथ में उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में 3-4 चीज़ें मुख्य बताई थी। जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे आपका जो परमाणु होता है उस परमाणु का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, जहाँ से अल्फा किरणें निकल जा रही थी। कुछ पार्ट ऐसा था जहाँ से किरणें टकरा करके बेंड हो जा रही थी। कुछ पार्ट ऐसा था, यानी कि नहीं समझ पा रहे यहाँ पे देखो फिर से बार उसको बना देना। तब जो मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था ऐसे ही था। उन्होंने कहा था कि एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम रखा था, और जैसे ही उन्होंने अल्फा पार्टिकल को भेजा था कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, कुछ यहाँ से टकरा के बेंड हो जा रहे थे, कुछ यहाँ से वापस आ जा रहे थे। ये 3 ऑब्जर्वेशन मुख्य रूप से थे उनके एटॉमिक मॉडल में, और इसके आधार पर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया हुआ था। यानी कि पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल का जो प्रॉपर्टीज है यही है। यानी कि उन्होंने कहा था कि एटम जो है उसका मैक्सिमम पार्ट हालो होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस काफी डेंस होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता के रखी थी। अब जो टॉपिक है आज का हमारे पास है मोज़ले एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक नंबर। आज आप सभी एटॉमिक नंबर से परिचित हो, सभी लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। ऐसे मान लो कोई एलिमेंट है, कहते हैं पूछा सोडियम, तो आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये सब आप जानते हो ना। ये एटॉमिक नंबर कहाँ से आया हुआ है, इसी की हम बात करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट मोज़ले का है, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, देख लेते हैं सभी को। इमिशन ऑफ एक्सरे, पहले एक्सरे के बारे में सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले 1895 में रोएंटजन ने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। रोएंटजन ने, उनका एक्सपेरिमेंट यही है। रोएंटजन ये कहते हैं कि जब किसी भी हाईली वेलोसिटी वाले कैथोड रे को किसी भी हाई मैग्नेटिक पॉइंट वाले किसी भी मेटल के ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो वहां से निकलता है एक्सरे। हमने आपको बता भी रखा था। तो ये अपर्चर उनका वही है, इमिशन ऑफ एक्सरे। यहाँ पर आप देखो कैथोड है, यहाँ पर वहाँ पर एनोड रखा हुआ है। ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यानी कि इसके अंदर की सारी एयर निकाल दी गई है। और यहाँ पर आपके एक मेटल का सीट, ये क्या है, ये आपके पास एक मेटल का सीट है, ठीक है ना, यानी कि मेटल एक रखा हुआ है। और इस मेटल का कांटेक्ट हमने रखा है एनोड से, तो यहाँ पर हमने लगा दिया कैथोड। अब बताओ यहाँ से कैथोड से जैसे कैथोड से जैसे कैथोड से हम लोग जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद ये जो कैथोड रे है जैसे इस मेटल शीट पर इंसिडेंट होता है, यहाँ से टच करता है, आप देख रहे हो वहाँ से कौन निकल रहा है, तुरंत एक्सरे, वहाँ से तुरंत एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। इस एक्सरे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट आगे किया उन्होंने किया, मोज़ले ने किया। जैसे जो आपके रोएंटजन उन्होंने बस इतना बता दिया कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा। उन्होंने ये कह दिया कि जो एक्सरे है जैसे कोई आपका एक्सरे जो आपका कैथोड रे है किसी मेटल शीट पर स्ट्राइक करता है तो वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सपेरिमेंट था रोएंटजन का 1895 में। इसके बाद आते हैं मोज़ले इस एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को खोजने लगते हैं, कुछ डिस्कवरी करने लगते हैं कि आखिर ये एक्सरे निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है। वहाँ से उन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी। जो एटॉमिक नंबर है ये मोज़ले ने दिया था। कैसे दिया था, इस एक्सपेरिमेंट में देखो जो मेटल शीट है इसको हम बोलते हैं एंटी कैथोड। क्या बोलते हैं इसको, एंटी कैथोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैथोड से जैसे इसे टकराती है, कैथोड रे से जैसे टकराती है तुरंत उसको न्यूट्रन कर देता है, एक्सरे में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक समझा गया ना। अब देखो ये जो मोज़ले हैं क्या करते हैं, मोज़ले चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, मेटल के प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। आखिर में जो है मेटल के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है कैथोड रे, यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है, इस मेटल की प्रॉपर्टी की वजह से एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस एक्सरे को लेकर के उन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की। जैसे मान लिया उन्होंने जो एक इक्वेशन दिया था, इन्होंने मोज़ले ने इक्वेशन कुछ ऐसे था, v इक्वल यहाँ पे था a ब्रैकेट में z माइनस b, ये उनका इक्वेशन था मोज़ले। इसी को हम लोग को समझना है। अच्छा एक चीज समझो, ये मोज़ले ने कैसे इसका डिस्कवरी किया एटॉमिक नंबर का। देखो जैसे यहाँ से जो कैथोड है इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है एक्सरे, और कोई भी रे होता है उसका कुछ न कुछ वेवलेंथ होता है, इसका कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है इस मेटल का फंक्शन है, यानी कि जिस टाइप का एक्सरे वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस मेटल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब साफ साफ यदि हम मेटल डिफरेंट ले लेंगे तो जो एक्सरे निकल रहा है इसका वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस सारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन क्या था, √μ इक्वल a ब्रैकेट में z माइनस b। अब यहाँ पे ये जो म्यू है यह एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है, एक्सरे की क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किसमें आप डिनोट करते हो, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना। ये एक्सरे की क्या बताया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी बताया। और साथ में जो ये है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जेड को उन्होंने क्या माना, एटॉमिक नंबर माना। उन्होंने जेड को कहा एटॉमिक नंबर है, ये उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और बी को उन्होंने माना था द कांस्टेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। इसको उन्होंने माना था क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे, यानी कि जो एक्सरे की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए उन्होंने कांस्टेंट माना। यानी कि आप बोल सकते हो द कांस्टेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। इसमें समझ में आया, यानी कि जितना ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने इसी के हिसाब से उन्होंने अपना इक्वेशन दिया। इक्वेशन उन्होंने ये दिया था रूट म्यू इक्वल ए ब्रैकेट में z माइनस बी, वेयर a इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड a इज द proportionality constant and z is the atomic number, and where we have b as a constant of x-ray characteristic। ये चीज है। अब इस फार्मूले को लिख लो, लिख लो। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, z अभी हमने बताया क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, b क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। सुनो अभी यदि आप देखो इस रूट म्यू, ये जो आपका रूट म्यू है और ये z, यदि इन दोनों के बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे ये सीधे बनता है। कहने का मतलब यदि आप इस रूट म्यू के अंदर और ये जो आपका दे रखा है z, यानी कि एटॉमिक नंबर, इन दोनों के बीच यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे एक सीधी लाइन मिलती है, ठीक है ना। लेकिन वहीं आप यदि एटॉमिक मास और z के बीच करते हो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है। यानी कि आप एटॉमिक मास ले लोगे और ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको ले लोगे, तब जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनता है। इन सभी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मोजले ने यह कहा कि किसी भी तत्व का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो न तो उसका एटॉमिक नंबर है और न ही उसका एटॉमिक मास है। मोजले ने क्या बताया, किसी भी एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है न तो उसका एटॉमिक नंबर होता है न ही उसका एटॉमिक मास होता है। बाद में आगे चल के मोजले और मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसके हिसाब से इसको मॉडिफाइड किया गया और ये कहा गया किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वह उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। इसको मॉडिफाई किया गया, मेंडलीफ वाले को मॉडिफाई किया गया और यह कहा गया कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वह क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्यों उसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि तो जैसे आप उसके फ्रीक्वेंसी और उसके एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हो तो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। लेकिन वहीं आप देखो जैसे आप उसके मास को ले लेते हो और उसका फ्रीक्वेंसी लेते हो तो ग्राफ कैसा मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। यानी कि मोजले ने यह कंक्लूड किया कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो उसका एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो न तो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है और न ही उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेंडलीफ जो थे उन्होंने कहा था किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका एटॉमिक मास होता है। लेकिन जैसे उन्होंने प्लॉट ग्राफ किया एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में तो उन लोगों ने ये पाया कि ग्राफ जो है सीधा तभी जा रहा है कि जब हम जेड और फ्रीक्वेंसी को ले रहे हैं, यानी एटॉमिक नंबर को ले रहे हैं। तब वहां से उसको मॉडिफाइड किया गया और यह कहा गया कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वह कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने अभी तक देखा कि एटॉमिक नंबर का जो टर्म है वो कहाँ से आया, तो मोजले ने दिया। अब शुरुआत हम करेंगे एटॉमिक नंबर को लेकर। एटॉमिक नंबर किसको हम बोलेंगे, एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। ये आप ध्यान दो, सुन लो एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी कि कोई भी न्यूक्लियस आप लो किसी भी एटम का, उसके अंदर जितने भी नंबर आप प्रोटॉन्स में कोई क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज रिफर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। वैसे मान लो आपके पास, मान लो यहाँ पे कोई एक एटम है, उस एटम के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो उसके अंदर प्रोटॉन है, मान लो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मान लो उसके अंदर 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है। तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा इस एलिमेंट का कितना होगा, 5, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 5। यानी कि नॉर्मल आप किसी भी एलिमेंट का नाम लो, जैसे मान लो आप कह देते हो सोडियम,
या फिर ले लो आप क्लोरीन ले लो। सपोज करो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 78। इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरीन के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं 17 प्रोटॉन। यदि हम बोल दे रहे हैं आप कैल्शियम और दे रहे हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं 20। अब ये चीजें साफ हो रही हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है। प्रोटॉन एक्चुअल में उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नॉर्मल आप देखो एटॉमिक नंबर टर्म को फिर से दोबारा एक बार सुन लो। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वह नंबर होता है जो ये बताता है कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसमें प्लस जो एटॉमिक नंबर होता है हमने कहा जेड उसका एटॉमिक नंबर। जेड डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब देखो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो जेड होगा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। प्रेजेंट इन द एटम ये आप जरूर लिखोगे, इसको आप लिख लो। Z इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। पोटेशियम 19। एक बात बताओ ये पोटेशियम 19 के अंदर पोटेशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 19। कितने प्रोटॉन हैं 19। यानी कि उसका एटॉमिक नंबर देख के हम बता सकते हैं। कोई भी आप लिखो, जैसे मान लो आप लिख रहे हो ऑक्सीजन 8, इसका मतलब इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 क्या है न्यूट्रॉन। यदि आप लिख रहे हो हीलियम, ये हीलियम 2 पे होता है, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 क्या है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो आप ले लो रुबिडियम Rb37। अब बताओ रुबिडियम के अंदर कितने प्रोटॉन हुए 37, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए 37। आप ले लो औरम औरेट सोना 79, इसका एटॉमिक नंबर 79, यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 79। प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख के आप बता सकते हो कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन। क्या तो ठीक है। अब जो आता है आपके पास आता है मास नंबर। मास नंबर हेडिंग डालो। अब देखिए मास नंबर क्या होता है, सुनिए। मास नंबर ऐसा नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज मास नंबर। यानी कि दोनों का जोड़ना है। समझो, मान लो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है और क्या है n न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की नंबर को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मास नंबर। यानी कि आप बोल सकते हो A is equal to P plus N, where A is the mass number, T is the number of protons, and N is the number of neutrons. यानी कि the sum of proton and neutron in the nucleus of any atom is known as the mass number. समझ में आ रहा है? सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है और 12 क्या है न्यूट्रॉन है। सपोज कर लेना मेरे पास कोई एक एटम है, इस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है और 12 क्या है न्यूट्रॉन है। इस एटम का मास नंबर कितना होगा 22, क्योंकि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। यही होता है मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा मास नंबर। हो गया। अच्छा एक चीज आप सोचो, आप कुछ सोचो, यहाँ आपके पास एक फार्मूला दे रखा है मास नंबर A इक्वल P प्लस N। यदि किसी भी एलिमेंट के यदि न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, कैसे निकालोगे यानी कि इसको हम इधर भेजेंगे हो जाएगा A, P इधर आएगा माइनस P इक्वल N। यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर जो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं
जो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, आप उसके एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी उसके मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो। इसका एक और फार्मूला बना सकते हैं, a माइनस जेड इक्वल n। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आप जानते हो प्रोटॉन की संख्या इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। p जो होता है किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। एक और फार्मूला ऐसे बना सकते हैं, a माइनस e इक्वल m। यदि e जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आपको पता है p इक्वल जेड इक्वल e, ये जानते हो ना? यानी कि p की जगह z रख सकते हैं, z की जगह e रख सकते हैं। तो आप ऐसे तीन फार्मूला बना सकते हो। इसके लिए भी आप बना सकते थे, इसके लिए आप तीन फार्मूला बना सकते थे ऐसे, a इक्वल z प्लस n, a इक्वल e प्लस n। यानी कि नॉर्मल कहने का मतलब है कि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। न्यूट्रॉन निकालना तो क्या करोगे आप? सीधे उसके मास नंबर में से प्रोटॉन क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। यदि प्रोटॉन नंबर नहीं दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, तो एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे। वो भी नहीं दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको माइनस कर दोगे। एटॉमिक नंबर क्या है? एक टर्म आता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? देखो, कोई भी एटम जो है उस एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, कौन होते हैं? न्यूट्रॉन। यानी कि द कलेक्टिव टर्म फॉर द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन दोनों के कलेक्टिव टर्म को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी कि साफ साफ हम क्या है, तो न्यूक्लियस के कलेक्टिव टर्म को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन बोलेंगे। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग वर्ड नहीं यूज करना है। यदि आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, उन दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियन बोल सकते हैं। इसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। अभी हमने जो तीन टर्म देखा, हमने देखा एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक मास नंबर देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तीन फार्मूले हमने लिखे, तीनों को पढ़ लिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया रहता है, देयर आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट हैव मास नंबर इक्वल टू 45 एंड देयर एटॉमिक मास आर 20, 21 एंड 22। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कहने का मतलब मेरे पास तीन एलिमेंट हैं, ठीक है ना? तीनों एलिमेंट के मास सेम है। यानी कि मान लो हमारे पास तीन एलिमेंट, एक एलिमेंट ए है, एक बी है और एक सी है। ए का जो मास नंबर है, पहले हम ए वाले को सॉल्व करना, ठीक है ना? और एलिमेंट ए हमने अपनी तरफ से रखा होगा, जैसे वहां पे दिया नहीं कौन कौन से एलिमेंट है, इसलिए हमने मान लिया एलिमेंट एक ए है, एक बी और एक सी है। फॉर एलिमेंट ए आप देखो मास नंबर इसका कितना दे रखा है? मास नंबर दिया तो 45 और एटॉमिक नंबर दे दिया है 20। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड की वैल्यू आपको मिल गई है 20। पहले आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के अलग फार्मूला हमने दिया नहीं है। हाँ, आपको एक चीज हमने जरूर बताया है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नॉर्मल यहाँ पे देखो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 20। यानी कि इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 20। 25 नहीं होगा, 20 कितना होगा? सिंपल देखो, जितना उसका एटॉमिक नंबर दिया है वही क्या उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने आ गए? 20। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अभी आपने न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला लिखा हुआ है n इक्वल a माइनस p, वेयर a इज द मास नंबर। यू हैव हियर मास नंबर 45। आपके पास मास नंबर क्या है? 45 है। वैल्यू रखो, a का वैल्यू है 45 और p की वैल्यू कितनी रखी है? 20 यहाँ पे मिला हुआ है आपको। n की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि इस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है? 20। तो ये वाला सॉल्यूशन पहला वाला समझ आया। एक और करना है, फिर तीसरा वाला आप लोगों के लिए हम छोड़ देंगे। सेकंड वाला देखो, फॉर एलिमेंट बी। फॉर एलिमेंट बी, एलिमेंट बी के लिए वही चीज आपको दे रखा है। मास नंबर कितना दे रखा है? 45। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और जेड की वैल्यू दे रखी है 45। और यहाँ पे अब देखो जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है?
21 ये दे रखा है। आप बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? कितने होंगे? 21। मेरी बात बोलो नहीं, हमने अभी भी यही बोला है, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा? उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 21। यानी किसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन मिल गया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फार्मूला n इक्वल a माइनस p। देखो n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कितनी है? 45। अभी आपने p की वैल्यू कितनी निकाली? 21। n इक्वल 5 में 1 माइनस करोगे 4, 4 में 2 माइनस करोगे 2, n की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्वेश्चन नॉर्मल था, आप सभी लोग कर लेते, थोड़ा सा और सोचो इस चीज को। एक चीज बस माइंड में रखो कि जो z की वैल्यू है वही p की वैल्यू है, वही e की वैल्यू है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? z के बराबर है। ठीक है ना? समझना क्या? ठीक है, इसको आप लोग लिख लो और एक आप लोग सॉल्व कर लो। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लो। क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आयन Na+ एंड Cl-। पहले आप इस आयन को समझ लो, सॉल्व भी कर रहे हैं। एक Na पे प्लस और Cl पे माइनस। यहाँ पे इसका हम एलिमेंट भी लिख दे रहे हैं Na और इसका होता है Cl। जहाँ से देखो आप, जो सोडियम है आपके पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अच्छा एक बात बताओ आप, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यानी कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया, इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब यही नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। यानी कि Na+ के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी तरफ आओ, क्लोरीन जो होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। यहाँ पर है क्लोरीन में माइनस, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को लेता है। एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा, गेन करेगा तो 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 3 माइनस, ऐसे होता है ना। यहाँ पर 1 माइनस। नॉर्मल सोचो, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से क्या कर लिया? ले लिया। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्लोरीन नेगेटिव पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का सिर्फ उसका 17 होगा। लिख लीजिए। देखो यहाँ पे एनायन दे रखा है, आपके पास एनायन दे रखा है X-, और आपसे ये बोला है कि X- के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा एक चीज थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, इस X- के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया भी हुआ है। ठीक है ना? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं बाहर से लिया है, तब जाके इसके पास कितना हुआ है? 18। यानी कि नॉर्मल देखा जाए इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एलिमेंट के अंदर वो कितने होंगे? यानी कि X एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 17। और आपको मास नंबर कितना दे रखा है? 45। आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फार्मूला लगा दो, n इक्वल a माइनस p। a की वैल्यू कितनी है? 35, p की वैल्यू 17, n इक्वल कितना? इसको लिख लो। हो गया। गर्ल्स पहले निकलेंगी, कोई पूछेगा?